हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 10th साइंस चैप्टर 13 आर एनवायरनमेंट। तो इस चैप्टर से 7 से 8 नंबर का पेपर आता है आपका। तो बहुत इजी चैप्टर है। आज हम इसको पूरा रैपिड रिवाइज कर लेंगे एक बार, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना और आप फुल में से फुल स्कोर कर सकें। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहला इसमें टर्म आती है इकोसिस्टम। व्हाट इज इकोसिस्टम? जो इकोसिस्टम होता है वो होता है इकोलॉजिकल सिस्टम, यानी कि जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं, बायोटिक और एबायोटिक, वो मिलके बनाती हैं इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में एबायोटिक चीज़ें भी होती हैं और बायोटिक चीज़ें भी होती हैं। तो दोनों जो हैं वो मिलके इकोसिस्टम को बनाती हैं। ठीक है, अब आते हैं हम टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स। टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स पे। टाइप ऑफ इकोसिस्टम में सबसे पहला इकोसिस्टम होता है नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम में सब टाइप्स होते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी कि लैंड बेस्ड इकोसिस्टम, जैसे कि डेजर्ट, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। दूसरा होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम, जैसे कि रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स एक्सेट्रा। ठीक है, क्लियर। नेचुरल इकोसिस्टम में जैसे कि हो सकता है हमारा पहला इकोसिस्टम पॉन्ड इकोसिस्टम और डेजर्ट इकोसिस्टम, ये दोनों नेचुरल इकोसिस्टम है। पर ये क्या है, एक लैंड है, और ये एक्वेटिक इकोसिस्टम है, एक्वेटिक नेचुरल इकोसिस्टम। ठीक है। मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जांपल होता है एक्वेरियम या फिर गार्डन। एक्वेरियम वो होता है जहाँ पर फिशेस को रखा जाता है, वो एक मैन मेड, वो हमने इंसानों ने बनाया होता है। वैसे गार्डन जहाँ पर पेड़ पौधे उगाए जाते हैं वो भी इंसानों द्वारा ही बनाया जाता है, इसलिए वो मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का काम करता है। टॉपिक है डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है उस पर फीड करते हैं, यानी उसको खाते हैं और जिंदा रहते हैं। तो इनका काम क्या होता है? ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल होता है ना, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, इसको सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको उसको सिंपल ऑर्गेनिक फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होता है? इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि ये जो होते हैं ये हेल्प्स इन क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट बाय डिकम्पोजिंग द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो इससे हमारा इन्वायरमेंट क्लीन हो जाता है, ये होता है डिकम्पोजर्स का फ़ायदा। फूड चेन। तो फूड चेन क्या होती है? फूड चेन होती है द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स अनदर ऑर्गेनिज्म टू ट्रांसफर द फूड एनर्जी। मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म था, उससे जो फूड एनर्जी थी वो दूसरे ऑर्गेनिज्म तक गई। तो ये जो यहाँ पर हमने ये जो इन दोनों के बीच में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ये जो यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हुई, इस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं फूड चेन। इसको हम बोलते हैं फूड चेन। ठीक है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि 10% लॉ ऑफ एनर्जी। तो जो 10% लॉ ऑफ एनर्जी कहता है, क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। मतलब समझते हैं, मान लीजिए कि ये एक ट्रॉपिक लेवल था और ये है ट्रॉपिक लेवल था T1। ये एक दूसरा ट्रॉपिक लेवल है T2। तो T1 से T2 के बीच में, T1 से T2 के बीच में जो एनर्जी फ्लो होगी वो कितनी होगी? मान लो अगर T1 में 100 जूल्स हुई है तो T2 में कितनी एनर्जी आएगी? T2 में आएगी सिर्फ 10 जूल्स। द प्रीवियस फूड लेवल जाती है अगले यानी सक्सेसिव फूड लेवल में। ठीक है, बस ये कहना चाह रहा है 10% लॉ ऑफ एनर्जी। इससे MCQ या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको याद रखना। T1 से अगर T2 में जाएगी तो 10% ऑफ पहला ट्रॉपिक लेवल दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाएगी। ठीक है। तो बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? बायोमैग्निफिकेशन इज द increase in the concentration of non-biodegradable substances in the body tissues of organisms as it moves from one trophic level to another। मान लीजिए बायोमैग्निफिकेशन को एग्जाम्पल के तौर से समझें कि मान लीजिए ये है एक ट्रॉफिक लेवल, ह्यूमंस का ट्रॉफिक लेवल है ये। तो जो ह्यूमंस के ट्रॉफिक लेवल में, यानी ह्यूमंस की बॉडी के अंदर, ह्यूमंस यानी हमारी बॉडी के अंदर जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं
इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यानी कि जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, उनकी जो कंसंट्रेशन होती है ना, उसको कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, जैसे कि एक अगर उसमें समझें हम, तो सबसे पहले प्लांट्स होते हैं, फिर खाना जाता है कंज्यूमर्स के पास। तो जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो बायोमैग्निफिकेशन यानी जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस वो कम होता है। और ह्यूमंस यानी कि कंज्यूमर्स के पास बायोमैग्निफिकेशन ज़्यादा हो जाता है, यानी कि उनकी बॉडी में हार्मफुल जो वो होते हैं सब्सटेंसेस वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसको कहते हैं बस बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन में एक बात याद रखने की है कि ये है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में सबसे कम, फिर कंज्यूमर्स में ज़्यादा। अब हमारे बाद मान लो कोई शेर हमें खाता है तो उसमें हमसे भी ज़्यादा बायोमैग्निफिकेशन होगी। ठीक है, ये इंक्रीज होती है हर ट्रॉपिक लेवल के साथ, सबसे कम प्रोड्यूसर्स में और सबसे ज़्यादा जो आखिरी ट्रॉपिक लेवल होगा उसमें। फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, मतलब कंसिडर दिस टू बी आ T1, यानी कि एक ट्रॉपिक लेवल है T1 और ये एक ट्रॉपिक लेवल है T2। तो जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगी वो हमेशा होगी T1 से T2 में। T1 से T2 में फूड एनर्जी जाएगी। जो फूड एनर्जी है वो T2 से T1 के अंदर कभी भी नहीं आएगी, हमेशा एक तरफ जाती है, T1 से T2, T2 से T3, T3 से T2 और T2 से T1 में कभी नहीं आएगी। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब है ओजोन फॉर्मेशन इन स्ट्रेटोस्फेयर। ये क्या कहना चाह रहा है हमसे, ओजोन फॉर्मेशन इन स्ट्रेटोस्फेयर, कि ओजोन कैसे बनती है। ओजोन क्या होते हैं, ओजोन होता है O3। O3 कैसे बनती है वो हम देखते हैं। जो O2 यानी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है वो सन की अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दो एटम्स में टूट जाता है। अब ये जो एक ऑक्सीजन का एटम होता है ये फिर से एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिलता है और फिर हमें बना देता है ये O3। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। अगर जो ओजोन की लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में है अगर वो खत्म हो जाए तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो अर्थ पे डायरेक्टली पहुंचेंगी, जिससे स्किन कैंसर होगा, डीएनए डैमेज हो सकता है, इम्यूनिटी कम हो जाएगी हमारी, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी कम होगी, मेरीन लाइफ डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, कैटरेक्ट का खतरा बढ़ जाएगा और सनबर्न्स होंगे। ठीक है।